गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्किल स्टार्ट किए थे, इन विच उसमें हम लोगों ने सर्किल, डिफिनेशन ऑफ सर्किल, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सेगमेंट, सेक्टर and many terms related to circle we discuss and solve exercise 10.1 एनसीईआरटी का हम लोगों ने सॉल्व किया था। सर्किल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल subtended by a chord at a point. Angle subtended by a chord at a point. ये टॉपिक है कि कॉर्ड जो है किसी एंगल में जो सर्किल बनाएगा वो कहां कहां बनाएगा। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। ये आपका सर्किल है और सपोज एक कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी। तो फर्स्ट ए एंगल बनाएगा सेंटर से, दिस इज द सेंटर। तो ये कॉर्ड जो है सेंटर से एंगल बनाएगा, सेंटर भी एक पॉइंट है। फर्स्ट कहां बनाएगा? सेंटर से। सेकंड कि अगर वो पॉइंट मेजर आर्क में हो तो मेजर आर्क में होगा तो इस तरह से एंगल बनाएगा। एंड थर्ड कि वो माइनर आर्क में हो या माइनर सेगमेंट में हो, इस तरह से बनाएगा। यानी किसी सर्किल में जो कॉर्ड जो एंगल बनाएगा वो 3 पॉइंट पे बनाएगा। फर्स्ट एट द सेंटर, सेकेंड एट द माइनर एंड मेजर आर्क। अगर ये हो गया माइनर आर्क, इस पोजीशन में कहीं भी अगर वो पॉइंट लेगा तो वो क्या होगा? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे एंगल बनाया, और इस पोजीशन में कहीं भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो होगा मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे लिया गया और ये हो गया सेंटर पर। तो एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। तो कॉर्ड जो है एंगल जो बनाएगा वो 3 पॉइंट पे बनाएगा, माइनर आर्क का पॉइंट, मेजर आर्क का पॉइंट और सेंटर का पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? मेजर आर्क, माइनर आर्क एंड सेंटर, 3 पॉइंट्स पे वो एंगल बनेगा। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, इक्वल chord of a circle, equal chords of a circle subtend equal angle at the center, equal angle at the सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएगा। थ्योरम सारा याद होना चाहिए। जैसे अगर ये सर्किल है, वन कॉर्ड ये है और दूसरा कॉर्ड ये है, बोथ कॉर्ड्स आर इक्वल, तो दोनों कॉर्ड जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। किसी भी तरह का फिगर बनाइए, ठीक है। एक कॉर्ड अगर इस तरह से है, एक कॉर्ड इस तरह से है, तो दोनों अगर सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल्स आर इक्वल। इक्वल कॉर्ड, इक्वल एंगल एट द सेंटर।
इस थ्योरम को याद कर लेना है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। फर्स्ट बताया कि एंगल कहां कहां बनाएगा, सेकेंड बताया कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनेगा। एनी प्रॉब्लम? इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा। दूसरा है थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 इसमें है जस्ट रिवर्स। इफ द एंगल subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। जस्ट रिवर्स जो थ्योरम है उसका जस्ट रिवर्स। If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, यानी कोई सर्किल है और वो सर्किल, इस फिगर को अगर इरेज कर दे और यहाँ पे फिगर बनाए कि अगर कोई सर्किल है और इसमें दो कॉर्ड है। अब ये दोनों कॉर्ड कैसा है पता नहीं है। यहाँ पे बोला जाता है कि दोनों कॉर्ड इक्वल है, कॉर्ड्स आर इक्वल। थ्योरम 10.1 में बोला गया कि कॉर्ड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होगा। इसमें बोला जाता है कॉर्ड है और सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। एंगल इक्वल है इसलिए कॉर्ड इक्वल होगा। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? थ्योरम 10.1 में कहा जा रहा है कि कॉर्ड इक्वल है, गिवन है, तो एंगल इक्वल होगा। इसमें एंगल इक्वल है, गिवन है, तो कॉर्ड इक्वल होगा। इस दोनों का स्टेटमेंट को याद रखिए, क्वेश्चन बनाने में काम आता है। थ्योरम 10.1 कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये कह रहा है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। दोनों थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस या नो? दोनों थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ये थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, क्या गिवन रहेगा तो इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। थ्योरम सब याद होना चाहिए, स्टेटमेंट, तब तो हम उसका यूज करेंगे। स्टेटमेंट याद ही नहीं रहेगा तो क्या यूज करेंगे? तो स्टेटमेंट याद कीजिए फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट है थ्योरम 10.3। नेक्स्ट है थ्योरम 10.3। द परपेंडिकुलर from the center, the perpendicular from the center of a circle of
सर्किल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए chord bisects the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. इसका मतलब ये है कि ये आपका सर्किल है, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ओके, अगर सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, कहां से? सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, द परपेंडिकुलर कहां से? फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ऑफ ए सर्किल, किसमें? सर्किल में, टू द कॉर्ड, कहां पर? कॉर्ड पर। यानी सेंटर से कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इट इज इक्वल, इट इज क्लियर। गिवन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, यूज क्या करेंगे? ये बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब AM इक्वल टू BM। हर थ्योरम में जानना जरूरी है कि क्या आपको गिवन है और क्या आप प्रूव कर रहे हैं। इट इज क्लियर। इसी का रिवर्स है थ्योरम 10.4। थ्योरम 10.4 the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। ओके, ये उसका रिवर्स है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये सर्किल है और एक कॉर्ड है, कोई लाइन है, परपेंडिकुलर नहीं है, कोई लाइन है जो इस पे आके इंटरसेक्ट कर रहा और इसको इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा, तो वो 90 होगा। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी सेंटर से लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो लाइन क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। फर्स्ट में था कि परपेंडिकुलर है, वो लाइन परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट करेगा। दूसरा हो गया कि बाइसेक्ट करेगा इसलिए वो परपेंडिकुलर होगा। इट इज क्लियर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, और सेंटर से कोई लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। इट इज क्लियर। क्लियर है या नहीं? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ईच एंड एवरी थ्योरम को फिर से इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसको फिर से सुनिए, फिर से समझिए और फिर से इसको याद कीजिए। थ्योरम याद रहेगा तभी इसका प्रॉब्लम बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो थ्योरम को याद रखिए और समझिए, इसीलिए ईच एंड एवरी थ्योरम के कॉन्सेप्ट को आपको बताया जा रहा है और उसको किसमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है, ये बहुत जरूरी है। क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है।
अभी तक जो बताया उससे कुछ पूछना है? यस या नो? नेक्स्ट डिस्कशन है सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स। तो आप ये बताइए कि 1 पॉइंट से कितना सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है? 1 अगर गिवन पॉइंट है, 1 पॉइंट है 1, इस 1 पॉइंट से कितना सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है? चैट बॉक्स में बताइए कि 1 पॉइंट से कितना सर्किल ड्रॉ हो सकता है। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट आया है आंसर अदिति सिंह का। 1 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। वेरी गुड, अलंकृता का आंसर है। ये 1 पॉइंट है, इससे जो है सर्किल, बहुत सारा सर्किल पास हो सकता है। इस 1 पॉइंट से मेनी सर्किल पास हो सकता है। क्लियर? यानी मेनी सर्किल इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल 1 पॉइंट, 1 गिवन पॉइंट है, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है 2 पॉइंट। 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इससे कितना सर्किल पास कर सकता है? 2 पॉइंट से कितना सर्किल पास कर सकता है? इनफाइनाइट, अदिति का आंसर है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास कर सकता है 2 पॉइंट से। इनफाइनाइट, ओके ओके, गुड, वेरी गुड आंसर। ये जो 2 सर्किल है, इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास कर सकता है। इस तरह का कुछ फिगर बनेगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल इससे भी पास कर सकता है। यानी 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास कर सकता है। ठीक है, इसमें मेनी इनफाइनाइट, अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, 1 पॉइंट से भी इनफाइनाइट, 2 पॉइंट से भी इनफाइनाइट। अब आते हैं 3 पॉइंट्स। अगर 3 पॉइंट्स आपके पास है, तो 3 पॉइंट आने के बाद हो जाएगा कि फिर क्वेश्चन है कि कोलिनियर या नॉन कोलिनियर। 3 पॉइंट्स जब होगा तो क्वेश्चंस आपके पास उठेगा कि सर कोलिनियर पॉइंट या नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यू नो दैट कोलिनियर पॉइंट इन ए स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में होगा, तो उससे कोई भी सर्किल पास नहीं करेगा, एक भी नहीं पास करेगा। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स है तो एक भी सर्किल पास नहीं करेगा। नॉट सिंगल सर्किल पासिंग थ्रू द 3 कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उससे एक भी सर्किल पास नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो इससे क्या होगा,
वन एंड ओनली वन सर्किल पास करेगा। अगर आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट है तो एक भी सर्किल पास नहीं करेगा, और अगर 3 नन कोलिनियर पॉइंट है उससे वन एंड ओनली वन सर्किल पास करेगा। क्लियर? वन जब पॉइंट है तो उसमें कोलिनियर नन कोलिनियर की बात नहीं है, 2 में भी नहीं बात है, लेकिन 3 पॉइंट में आएगा तो दो कंडीशन, कोलिनियर पॉइंट और नन कोलिनियर पॉइंट। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो एक भी सर्किल पास नहीं करेगा, और अगर नन कोलिनियर पॉइंट है तो वन एंड ओनली वन सर्किल पास करेगा। अगर आपके पास 3 नन कोलिनियर पॉइंट है तो उससे आपको सर्किल पास कराने के लिए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं वो क्या होता है कि ज्वाइन 3 पॉइंट, सपोज दैट ए बी एंड सी 3 पॉइंट है, ज्वाइन ए बी बी सी, ओके, एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां भी इंटरसेक्ट करेगा वो हो गया सेंटर, और इसको आप मान लीजिए रेडियस, और इस तरह से जब सर्किल ड्रॉ कीजिएगा तो वो तीनों पॉइंट से पास करेगा। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सेंटर फाइंड करने का ये प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आर गिवन, वी ज्वाइन द दिस पॉइंट्स and perpendicular drawn from the two sides, and intersection point of two sides is called the center, this is the radius, and draw the circle this passing through the 3 non-collinear point। इससे क्या हुआ, ये 3 non-collinear point से ये पास कर गया। एनी प्रॉब्लम? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? यस या नो? ओके, अलंकृता सिंह, गुड। अदिति सिंह, चलिए समझ में आ गया, इसको इरेज करते हैं। अब इस जो सर्किल थ्रू 3 पॉइंट्स है, इस पर जो है थ्योरम 10.5 है, 10.5। थ्योरम 10.5 क्या कहता है? ये कहता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल, there is one and only, there is one and only one circle, there is one and only one circle passing through, there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear point, 3 given non-collinear points, there is one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। इस स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और समझिए।
इट इज क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है, इट इज क्लियर? यहां तक सब समझ में आ गया सबको? यहां तक समझ में आ गया सबको बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, तो नेक्स्ट है इक्वल कॉर्ड्स एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स, देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड और उसका डिस्टेंस सेंटर से। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल कॉर्ड्स एंड their distances from the center. Equal chords and their distances from the center. तो सबसे पहले आप समझिए, any point and distance from given line segment. किसी भी पॉइंट का लाइन सेगमेंट से डिस्टेंस का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इसको इस तरह से मेनी लाइंस हो सकता है, बट डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सबसे छोटा होगा और इसी को डिस्टेंस माना जाता है, इस पॉइंट और इस लाइन के बीच। तो एक बात तो ये क्लियर हो गया कि डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस सपोज ये हो गया पी, ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ओ टी। बहुत सारा लाइन जो है ओ और ए बी के बीच में है, लेकिन ओ और ए बी का जो डिस्टेंस माना जाएगा वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा। ओ एम अगर मान लेते हैं ओ एम, तो ये ओ एम जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस माना जाएगा। ओके, ओ हो गया, समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का जो डिस्टेंस का मतलब हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज क्लियर? डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, थ्योरम 10.6। थ्योरम 10.6, इक्वल chords, equal chords of a equal chord of a circle are equidistant from the center. From the center. अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो
इक्वल होगा। जैसे अगर ये सर्किल है, वन कॉर्ड सपोज दैट दिस है, दूसरा कॉर्ड सपोज दैट दिस है, बोथ आर इक्वल इफ AB एंड CD आर इक्वल, ये AB और ये CD क्या है, इक्वल है, देन डिस्टेंस, इसका अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, इसका ये है, ये अगर O है तो OM इक्वल टू ON। AB अगर CD के इक्वल है तो इसका डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM और ON इक्वल होगा। ये इस थ्योरम का रहा है थ्योरम 10.6। थ्योरम 10.6 में ये कहा गया है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड इक्वल है, किसी भी तरह से कॉर्ड लीजिएगा, अगर मान लें कि इस तरह से कॉर्ड लेते, दोनों कॉर्ड अगर इक्वल है तो जो सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो क्या होगा, इक्वल होगा। कॉर्ड इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। एनी प्रॉब्लम? थ्योरम 10.6, अगर कॉर्ड इक्वल होगा तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रिवर्स है थ्योरम 10.7। थ्योरम 10.7 ये कहता है कि कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड्स जो है, कॉर्ड्स equidistant from the center, chord equidistance from the center of a circle are equal in length. जस्ट रिवर्स। मेन थ्योरम में क्या कहा गया, मेन थ्योरम में कहा गया कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। कन्वर्स में कहा जा रहा है कि कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इसमें कॉर्ड इक्वल नहीं है, कॉर्ड इक्विडिस्टेंस है। इट मींस अगर ये सर्किल है और ए अगर कॉर्ड है और इसका डिस्टेंस ये है, इसका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। इस तरह में क्या है, कॉर्ड इक्वल है इसलिए डिस्टेंस इक्वल है, और इसमें डिस्टेंस इक्वल है इसलिए कॉर्ड इक्वल होगा। इट इज क्लियर और नोट? दोनों का समझ में आ गया? ये बता रहा है कि डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बता रहा है कि अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, और ये थ्योरम बता रहा है कि अगर दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल है इसलिए कॉर्ड इक्वल होगा। तो ये सब थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसको आपको लिख करके याद कर लेना होगा, और इस तरह से फिगर के हेल्प से अपने आप को अंडरस्टैंड कर लेना होगा कि ऐसा है तो ऐसा होगा। जब आपको क्लियर रहेगा तभी तो आप इसका यूज कर पाइएगा थ्योरम में, सॉरी क्वेश्चन बनाने में तभी तो यूज कर पाइएगा। जब आपको थ्योरम ही का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा तो कहां से हो पाएगा। हम समझते हैं कि नेक्स्ट डे आप सारा थ्योरम का स्टेटमेंट को याद करके आइएगा, याद करके आइएगा ना। ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी जुड़े हुए हैं वो जितना भी थ्योरम आज बताए हैं सारे थ्योरम के स्टेटमेंट को याद करके आइएगा, याद कर लीजिएगा। क्योंकि थ्योरम याद नहीं रहेगा, स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा तो आपको बनाने में भी मन नहीं लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा, हर चीज लगेगा कि रटना पड़ रहा है। इसलिए थ्योरम को अच्छी तरह से याद करके आइए। एक साथ सारा थ्योरम का स्टेटमेंट बता देंगे, उसके बाद आपको एक साथ सारा प्रॉब्लम एनसीईआरटी का कम से कम करवा देंगे।
तो पहले हम लोग थ्योरम को पढ़ रहे हैं और आई होप आप सभी लोग थ्योरम याद करके जाइएगा। तो आज यही पेंट करते हैं। ओके, गुड बाय।